साथ समाप्त भी किया था, मुझे जहां तक याद है। मैंने रविन्द्रनाथ श्रीवास्तव के कोटेशन को आपके सामने रखते हुए ये बताया था कि शैली विज्ञान और या शैली वैज्ञानिक जो आलोचना है उसके प्रतिमानों पर भी मैं बात करूंगी, लेकिन उस कोटेशन को एक बार फिर आपकी याद में ले आते हुए मैं वहां से शुरू कर रही हूँ। बेटा क्योंकि 5 मिनट हो चुका है तो ज्यादा समय नहीं बर्बाद कर रहे हैं, बच्चे जुड़ रहे हैं और भी जुड़ रहे होंगे। शुरू करते हैं। जी मैम। पिछले क्लास में मैंने बताया था कि रविन्द्रनाथ श्रीवास्तव ने कहा था कि शैली विज्ञान भी साहित्य को समझने और समझाने की एक दृष्टि है जो शैली के साक्ष्य पर एक और साहित्यिक कृति की जो संरचना है जिसको हम स्ट्रक्चर कहते हैं और गठन जिसको हम टेक्सचर कहते हैं पर प्रकाश डालती है, और दूसरी ओर कृति का विश्लेषण करते हुए उसमें अंतर्निहित साहित्यिकता का उद्घाटन भी करती है। जब भी हम किसी सैद्धांतिक या विचारधारा से संबंधित विषय का अध्ययन विश्लेषण करते हैं तो इस पर हमें बहुत ध्यान देने की जरूरत होती है। इसीलिए जो उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि शैली की साक्ष्य पर एक और साहित्यिक कृति की जो संरचना है, जो उसका स्ट्रक्चर तैयार होता है, संरचना के साथ साथ उसके गठन की बात वो करते हैं और ये कहते हैं उसके साथ ही उसकी साहित्यता का भी उद्घाटन होता है। हमें लग रहा है कुछ प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं शैली विज्ञान के प्रमुख प्रतिमान पर आ जाऊं। प्रतिमानों पर बात करते हैं। मैंने ये भी हिंट्स आपको दिया था कि शैली वैज्ञानिक आलोचना का मानना है या कहना है कि काव्य भाषा में प्रायः विचलन होता है। आपने पहले भी बीए थर्ड ईयर में जो पहला पेपर है वहां भी आप काव्य भाषा जब पढ़ते हैं तो आपको विचलन के बारे में बताया जाता है। तो शैली वैज्ञानिक आलोचना इस पर बहुत बल देती है और उसका ये मानना है कि काव्य भाषा में विचलन होता है। अब इसके आगे हम शुरू करें कि शैली विज्ञान के प्रमुख प्रतिमान क्या होंगे, किनके आधार पर हम शैली वैज्ञानिक आलोचना कर सकते हैं, कौन से ऐसे औजार होंगे, कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिनको इस्तेमाल करते हुए हम अगर रिसर्च के दौरान किसी विषय की शैली वैज्ञानिक आलोचना कर रहे हैं, शोध पर हम कार्य कर रहे हैं, इस दृष्टि से शोध कार्य में हमको क्या क्या ध्यान रखना होगा। उसमें पहली चीज है अग्र प्रस्तुति। पहली चीज है अग्र प्रस्तुति। इसे अंग्रेजी में फोरग्राउंडिंग कहा जाता है। अग्र प्रस्तुति को अंग्रेजी में फोरग्राउंडिंग कहा जाता है। इस शब्द में अद्भुत, एक तरह से आप कहें तो विचलन भी अंतर्निहित है। अब विचलन क्या है मैं आगे अभी बताऊंगी सब आपको। अद्भुत विचलन का अभिप्राय यह है कि सामान्य भाषा से अलग विशिष्ट भाषा, और इसी कारण अगर आपको याद हो कि काव्य भाषा में, और ये मैं जब काव्य भाषा पर आऊंगी तो भारतीय और पाश्चात्य आलोचकों के जो विचार हैं काव्य भाषा या आपको पढ़ना है पाश्चात्य काव्य भाषिक आलोचना या काव्य भाषा के विचार पढ़ने हैं तो उससे मैं भारतीय भी बताऊंगी। जहां आगे जब काव्य भाषा पर विचार करते हैं तो आगे दो शब्दों के जरिए इस पर अपने बात को स्पष्ट करते हैं। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी की किताब है काव्य भाषा पर 3 निबंध, और उसकी प्रस्तावना प्रोफेसर सत्य प्रकाश मिश्र जी ने लिखी है और बहुत अच्छी प्रस्तावना है और काफी बड़ी प्रस्तावना है। जब उस पुस्तक को आप पढ़े होंगे, मैं मान के चलती हूँ कि बीए थर्ड ईयर में आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो आपकी याद को ताजा कर दें कि वहां पर बार बार विचलन शब्द आता है। और जब अगे
काव्य भाषा की विशेषता बताते हैं तो वो ये कहते हैं कि दो शब्दों के जरिए हम प्रयुक्त करते हैं। एक शब्द है घर और दूसरा शब्द है चक्रव्यूह। जब हम घर शब्द की बात करते हैं तो घर बड़ा सामान्य सा शब्द है। अगर आप देखें तो आप अक्सर कहते हैं मैं आज ही घर से लौटा हूँ, मुझे घर जाना है, घर में कौन कौन रहता है, घर में हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, हमारे सगे संबंधी। तो आप घर की जो परिकल्पना है बहुत सामान्य रूप में करते हैं। लेकिन जब आप उस घर शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे एक वाक्य उन्होंने ये बताया कि घर के वैशिष्ट्य को आप कैसे दर्शाएंगे। आज वे घर में लखनऊ गई है, एक वाक्य है। आज वे घर में लखनऊ गई है। इस वाक्य से ये पता चलता है कि घर की गृह स्वामिनी लखनऊ गई है। और जो घर जो है केवल ईंट गारे सीमेंट बालू से बना हुआ ही नहीं होता, वह आपसी प्रेम, समर्पण, त्याग, सहनशीलता से निर्मित एक भवन होता है, एक घर होता है। वरना तो ईंट गारे और सीमेंट से बना हुआ जो होता है वो मकान होता है, वो घर नहीं होता। घर वहां के सदस्यों के आपसी मेलजोल से निर्मित होता है, इसीलिए घर आपको खींचता भी है। जरा सी छुट्टी मिली आप अपने घर जाते हैं, घर छोड़कर वापस जब अपने आप शहर आते हैं या पढ़ने के लिए कहीं बाहर जाते हैं तो वो घर और उसकी यादें आपको बहुत सताती हैं। तो कहने का मतलब है काव्य भाषा में ये जो इधर उधर विचलन हो रहा है वो उसके भाषिक तत्वों को दर्शाता है। और अगेन एक शब्द बताया चक्रव्यूह। चक्रव्यूह, घर बहुत सामान्य शब्द है लेकिन चक्रव्यूह विशिष्ट शब्द है। चक्रव्यूह का जब आप जहां भी प्रयोग करते हैं तो आपके दिमाग में सीधे महाभारत के अभिमन्यु याद आते हैं। आमतौर पे आप रोज चक्रव्यूह की बात नहीं करते, किसी विशिष्ट तथ्य में या विशिष्ट बातचीत में आप चक्रव्यूह का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन घर जैसे सामान्य शब्द को आप रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल ही नहीं करते, आप उसके शब्दों के नए नए अर्थ भी प्रदान करते हैं। इस रूप में वहां पर हम उसको देखते हैं। और शैली वैज्ञानिक आलोचना इस पर भी बल देती है कि काव्य भाषा में जो विचलन प्राय होता है वो उसके वैशिष्ट्य को दर्शाता है। मैं शैली विज्ञान के प्रमुख प्रतिमानों पर बात कर रही थी और मैंने अभी अग्र प्रस्तुति के बारे में बताया जिसे अंग्रेजी में फोरग्राउंडिंग कहते हैं। और इस शब्द में अद्भुत विचलन भी अंतर्निहित है। विचलन या अद्भुत विचलन का अभिप्राय यही है कि सामान्य भाषा से अलग एक विशिष्ट भाषा। इस अग्र प्रस्तुति के 4 अंग हैं, आप इसको नोट करते चलिए। इस अग्र प्रस्तुति के 4 अंग हैं। पहला विचलन, उसको कहते हैं विचलन, हिंदी में, अंग्रेजी में डिविएशन। विचलन अंग्रेजी में डिविएशन। दूसरा है विपथन, विपथन। डिफ्लेक्शन, अंग्रेजी में वो है डिफ्लेक्शन। तीसरा है समांतरता, समानांतरता, समानांतरता यानी पैरेललिज्म। पैरेललिज्म समांतरता यानी कि पैरेललिज्म, समानांतरता यानी पैरेलल जो बात हो रही होती है, इसलिए पैरेललिज्म उसको कहा गया। और चौथा है विरलता यानी विरल, रेयरनेस, अंग्रेजी में वो है रेयरनेस। एक बार फिर मैं अग्र प्रस्तुति के चारों पार्ट्स, अंगों की बात कर रही हूं। अग्र प्रस्तुति के 4 अंग हैं। पहला मैंने बताया विचलन, दूसरा मैंने बताया विपथन, तीसरा मैंने बताया समांतरता, समानांतरता और चौथा मैंने बताया विरलता। अब विचलन क्या है, इस पर आप समझ लें या नोट कर लें, या आपकी इच्छा है। समझ भी लीजिए और नोट कर लीजिए जिससे आपको बाद में इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। विचलन
भाषा के संबंध में यह प्रायः कहा जाता है कि उसके अपने कुछ नियम होते हैं। भाषा के संबंध में प्रायः ये कहा जाता है कि उसके अपने कुछ नियम होते हैं और इन नियमों में ही वह बंधी रहती है और इन नियमों में ही वह बंधी रहती है। सामान्य भाषा ऐसे ही नियमों से परिचालित होती है। रोजमर्रा के प्रयोग से हम इस भाषा के नियमों से अभ्यस्त हो जाते हैं। रोजमर्रा जब हम प्रयोग करते हैं तो हम इसके हैबिचुएटेड हो जाते हैं। जैसे एक शब्द है रोज, ध्यान देना, हम समझाने के लिए बता रहे हैं। रोज शब्द का प्रयोग हम रोज करते हैं। अब देखो, रोज में निरंतरता है, हमारी दिनचर्या है। आप ये कहते हैं ना कि रोज ही 9 बजता है, रोज ही पढ़ाई होती है, रोज ही हम विश्वविद्यालय जाते हैं, रोज ही हम बाजार जाते हैं, रोज ही हम खाना बनाते हैं, रोज ही हम खाना खाते हैं। ये जो शब्द है जो दैनिक में आप प्रयोग करते हैं, आप उसके अभ्यस्त हो जाते हैं। और ये रोज शब्द कितना बोझिल होता है इसका हमें आभास ही नहीं होता, क्योंकि जो हमारा डेली रूटीन होता है वो रूटीन कभी कभी बोझिल और निरस्ता भी हमें प्रदान करता है। तो क्रमशः यह भाषा धीरे धीरे रूढ़िग्रस्त होती चली जाती है और यांत्रिक भी हो जाती है एक तरह से। हम अपने भावों, विचारों और संवेगों को उसी भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। जो भी हमारे इमोशंस होते हैं, जो हमारे भाव होते हैं, हम उसी में ही बातचीत करते हैं। आपने ये देखा होगा, जब लोग बात करते हैं और उनके आप खड़ी बोली में बोल रहे होते हैं, आपके गांव के आसपास का कोई व्यक्ति आ जाता आपके घर का, तो आप जिस भाषा क्षेत्र के होते हैं, अवधी के होंगे तो अवधी बोलने लगेंगे, आप भोजपुरी क्षेत्र के होंगे तो भोजपुरी अचानक आपके उस खड़ी बोली में अपने आप आ जाएगा। आप कन्नौज के हैं तो वहां की बोली कन्नौजी बोलेंगे, आप मथुरा के हैं तो ब्रज बोलने लगते हैं, आप बुंदेलखंड के हैं तो अपने आप बुंदेली के पुट आने लगते हैं, रीवा के हैं तो बघेली के पुट आने लगते हैं, या इतर हिंदी से इतर भाषा भाषी हैं, बंगला भाषा भाषी हैं, उड़िया भाषा भाषी हैं, तमिल है, तेलुगु है। आप एक सामान्य सी बात बोल रहे होते हैं, हिंदी अंग्रेजी में बात करते हैं, लेकिन उससे बात करने के साथ साथ आपकी उस भाषा के भी पुट आने लगते हैं। इसीलिए जो हमारे भाषा जो हमारी रोज डेली रूटीन में होती है वो परिशुद्ध नहीं होती, बहुत वो एकदम शुद्ध खड़ी बोली के मानक रूपों को नहीं अभिव्यक्त करती, क्योंकि हम रोजमर्रा के जीवन में अपने उस देशज शब्दों को भी समेटे रहते हैं। आप कहते हैं ना, बैठ जाओ, नहीं बैठ जाओ, कहां से आ ही रहे हो, तो आ रहे हो और आ ही रहे हो दोनों में अंतर हो जाता है। तो आपकी जो शब्द है, आपकी जो भाषा वहां पे स्पष्ट हो जाती है। वही हम बताना चाह रहे हैं कि हम अपने भावों, विचारों और संवेगों को उसी भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। यह भी सही है कि गहरी और जटिल जो अनुभूतियां होती हैं वो सामान्य भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त नहीं हो सकती। जो बहुत सूक्ष्म और जटिल जो हमारी फीलिंग्स हैं उसको हम सामान्य भाषा में अभिव्यक्त नहीं कर पाते। काव्य में अभिव्यक्त भाव अपनी गहराई और जटिलता के कारण ही सामान्य भाषा में अभिव्यक्त नहीं हो सकते। अब जब आप क्षयवाद की लैंग्वेज या राम की शक्ति पूजा की जो भाषा है वो आप सामान्य रूप से रोजमर्रा के जीवन में प्रयोग में नहीं लाते। मेरी बात समझ में आ रही ना बेटा? जी मैम। तो ऐसी स्थिति में काव्य भाषा सामान्य भाषा से भिन्न कोटि की अपने आप हो जाती है। जो रूसी रूपवादी थे उनका ये मानना था कि यहीं पर एक अजनबीपन आ जाता है, हमारी भाषा में एक अजनबीपन आ जाता है और इसी को
शैली वैज्ञानिक विचलन या डिविएशन कहते हैं। अब देखो, एक सामान्य भाषा जो हम रोज बोलचाल में प्रयुक्त करते हैं, उससे इतर जब हम अपने संवेगों, अपने भावनाओं को जब हम व्यक्त करना होता है, लेकिन हमारी जो सूक्ष्म अनुभूतियां होती हैं, जो जटिल भाव होते हैं, वो सामान्य भाषा में नहीं आ पाते। तो उसके लिए हम किसी विशिष्ट भाषा का प्रयोग करते हैं। जो निराला जूही की कली लिख रहे हैं, भिक्षुक लिख रहे हैं, संध्या सुंदरी लिख रहे हैं, वही निराला की भाषा देखिए बदल जाती है जब वो राम की शक्ति पूजा लिख रहे होते हैं, जब वो तुलसीदास लिख रहे होते हैं, और कुकुरमुत्ता जब लिखते हैं तो देखिए भाषा कैसे बदल जाती है। अबे सुन बे गुलाब, भाषा में एक अलग अलग से जो विचलन आता है, अलग से जो अंतर आपको दिखाई देने लगता है, एक अजनबीपन हो जाता है। जब तक आप उस पृष्ठभूमि को नहीं जानेंगे, आप तब तक आप कुकुरमुत्ता कविता की व्याख्या नहीं कर सकते और निराला की उस भाव को भी नहीं समझ सकते। इसे ही शैली वैज्ञानिक आलोचकों ने या शैली विज्ञान में इसे ही विचलन कहते हैं। इस विचलन को एक तरह से सहेतु के माध्यम से, मतलब कारण के साथ ये विचलन होता है। ऐसा नहीं होता कि अनायास ये विचलन हो जाता है। समझ में आई ये बात बेटा? अब मैं क्लियर हो गया है? विपथन शुरू करें? जी मैम। दूसरा है विपथन, उसको अंग्रेजी में कहते हैं डिफ्लेक्सेशन, यानी डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन वो विपथन है। अब यहाँ विपथन की जो मूल धारणा है वो विचलन की ही भांति है। विपथन की जो मूल धारणा है वो विपथन की ही भांति हमें दिखाई देती है। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि यह सामान्य भाषा का अतिक्रमण करती है, किंतु दोनों में अंतर भी है। क्या अंतर है? विचलन में काव्य भाषा सामान्य भाषा का अतिक्रमण करती है, किंतु विपथन में अपने ही काव्य भाषा के मानक को अतिक्रमित कर जाती है। अब देखो, एक तरफ मैंने कहा कि विचलन में काव्य भाषा सामान्य भाषा का अतिक्रमण करती है, किंतु विपथन में अपने ही काव्य भाषा के मानक को अतिक्रमित कर जाती है। जो काव्य भाषा के लिए मानक रूप बनाया गया है, जो उसको सामान्य बोलचाल की भाषा से अलग करता है, जिसमें बिंब है, प्रतीक है, उनका भी वो अतिक्रमण कर जाती है। इस तरह का जो विपथन है वो आपको निराला की कविताओं में बहुत प्रचुर परिमाण में मिलता है। छायावाद के अन्य कवियों की भाषा में तो विचलन दिखाई देता है, छायावाद के अन्य कवियों की भाषा में भी विचलन दिखाई देता है, किंतु विपथन का अभाव है। लेकिन निराला में दिखाई देता है, क्योंकि अगर आप प्रसाद को पढ़ते हैं तो वहां भी आपको विचलन दिखाई देता है। एक तरफ प्रसाद कहते हैं तुम क्या हो मैं क्या हूं, इसमें क्या है धरा सुनो, मानस जलधि रहे चिरचिम्बित मेरे चित्त उदार बनो। या दूसरी तरफ वो कहते हैं बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारागढ़ उषा नागरी, कब कुलकुल सा बोल रहा किसले का अंचल डोल रहा, लोया लतिका भी भरलाई नवल मुकुल रस गागरी। एक तरफ वो प्रकृति का मानवीकरण कर रहे हैं, आपके सामने रूपक उसका उपस्थित कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वह उस तुम क्या हो और मैं क्या हूं जब कहते हैं तो वहां रहस्यवाद की सृष्टि करते हैं। तो शब्दों के विचलन से वो भाव अलग हो रहा है। लेकिन निराला अपनी एक ही कविता में अपने बनाए हुए काव्य भाषा के मानक को तोड़कर दूसरी काव्य भाषा का प्रयोग करते हैं। आप सरोज स्मृति पढ़िए, सरोज स्मृति में वह अपने ही जो भाषा के मानक बनाते हैं काव्य भाषा के, उससे इतर भाषा का
वो प्रयोग करते हैं। ऐसे ही अभी मैंने आपको पहले भी बताया कि एक तरफ राम की शक्ति पूजा में जो तत्सम निष्ठ संस्कृत निष्ठ जो शब्दावली है, भाषा एकदम गूढ़ गंभीर है, वो कुकुरमुत्ता की नहीं है। कुकुरमुत्ता में तमाम उर्दू के शब्द आते हैं, तमाम शब्द ऐसे आते हैं जो आपको सुनने में भी अटपटे लगते हैं, लेकिन वहां विपथन की स्थिति देखी जा सकती है। तो जब आप इस दृष्टि से किसी रचनाकार की शैली वैज्ञानिक आलोचना कर रहे होते हैं, तो इसे भी आपको प्रतिमान के रूप में शोध कार्य में अपने देखना होगा, उसका मूल्यांकन करना होगा, तब आप सटीक रूप में अपने मूल्यांकन को एक नई दिशा और दशा प्रदान कर सकेंगे। तीसरा प्रतिमान है समानांतरता यानी पैरेललिज्म। समानांतरता, समानांतरता में निरंतर एक नियमितता होती है, कंटिन्यूटी होती है। इसीलिए समानांतरता का अर्थ है किसी भाषिक लक्षण या विधान की पुनरावृत्ति की नियमितता। समानांतरता का अर्थ है किसी भाषिक लक्षण या विधान की पुनरावृत्ति की नियमितता, यानी उसकी नियमितता हो। इसीलिए समानांतरता में मुख्यतः आवृत्ति होती है। समानांतरता मुख्यतः आवृत्ति मूलक होती है। यह ध्वनि के अर्थ पर भी हो सकती है, ध्वनि के स्तर पर भी हो सकती है, शब्द के स्तर पर भी हो सकती है, वाक्य के स्तर पर भी हो सकती है। ये आप कई स्तर में दे सकते हैं। जैसे ध्वनि के स्तर पर इसे आप अनुप्रास अलंकार में देख सकते हैं। अनुप्रास अलंकार क्या है? वर्णों की आवृत्ति को हम अनुप्रास कहते हैं। जैसे चार चंद्र सी चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, तो आप देखिए है ना, एकदम निरंतरता में है। यहाँ समानांतरता है। ध्वनि के स्तर पर आप देख रहे हैं कि बराबर रूप से आपको एक ही शब्द कई बार दिखाई देता है। इसीलिए अनुप्रास में एक ही वर्ण की एक से अनेक बार आवृत्ति होती चली जाती है। शब्द स्तर पर समानांतरता वहां होती है जहां कृति के या कृति में शब्द विशेष को बार बार दोहराया जाता है। किसी कृति में शब्द विशेष को बार बार दोहराया जाता है। यह समानांतरता गद्य में भी हो सकती है और पद्य में भी हो सकती है। आप जब एक ही शब्द बार बार नियमित रूप से आ रहा है, आपके सामने रिपीट हो रहा है, तो आप उस पर समानांतरता के प्रतिमान को देख सकते हैं और उसके अनुसार कर सकते हैं। और यही जब लूसिए गोल्डमैन बात करता है, तो वो समांतरता की बात समान धर्मिता के रूप में करते हैं। लूसिए गोल्डमैन जो मार्क्सिस्ट है और उन्होंने साहित्य के समाजशास्त्र या समाजशास्त्री आलोचना पर बहुत कार्य किया है, उन्होंने इसको समान धर्मिता के रूप में देखने की कोशिश की है और उस रूप में भी आप उसको देख सकते हैं। चौथा प्रतिमान है विरलता, जो रेयर है, यानी आप कह सकते हैं उसको रेयरनेस है उसमें। रचनाकार ऐसे विरल शब्दों का भी प्रयोग करता है जो न विचलित कहे जा सकते हैं और न विपथन से युक्त, न विचलन से युक्त है और ना ही विचलन, या ना ही विचलित है और ना ही विपथित है। आप ऐसे एक शब्द बनाए, यानी विरलता में रचनाकार कुछ ऐसे विरल शब्दों का प्रयोग करता है जो न विचलित कहे जा सकते हैं और ना ही विपथित कहे जा सकते हैं। इसके अकेलेपन के कारण ही समानांतरता का कोई प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि एक ही शब्द होगा तो उसमें नियमितता नहीं होगी, समानांतरता नहीं होगी, तो विचलन भी नहीं है, विपथन भी नहीं है और समानांतरता का तो सवाल ही नहीं है। तो ऐसे शब्द जो होते हैं वो रेयर रूप में इस्तेमाल होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर
शक्ति पूजा में मशाल शब्द आता है। मशाल शब्द का जो प्रयोग है वो विरल प्रयोग है, किंतु इस विरलता के कारण पूरी कविता में एक नई अर्थवत्ता आ जाती है। आपको ना तो उसके बाद ना उसके पहले विरल शब्द नहीं मिलता, और इसके कारण ही वहां एक अर्थ गांभीर्य आता है, एक अर्थवत्ता बढ़ जाती है, उस कविता का वैशिष्ट्य आ जाता है। तो रचनाकार कभी कभी ऐसे विरल शब्दों का भी प्रयोग करता है, और शैली वैज्ञानिक इस प्रतिमान को ध्यान में रखता है। शैली विज्ञान में इस चीज पर विचार किया जाता है कि कैसे उन विरल शब्दों को हम परिभाषित करें, कैसे उन विरल शब्दों का हम यथानुसार और प्रसंगानुसार प्रयोग करें, जिससे कि पाठक को कहीं कोई असावधानी न हो। जब आप खोजते हैं एक शब्दों को, तो उन शब्दों के कारण ही उसका वैशिष्ट्य होता है। तो इन प्रतिमानों के आधार पर और पिछले विवेचन के आधार पर, या पिछले कक्षा में जो हम लोगों ने बात की थी, उनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि शैली वैज्ञानिक आलोचना एक नया भाषिक डिसिप्लिन है, या आप कहें शैली वैज्ञानिक आलोचना के क्षेत्र में एक नया जो प्रयोग दिखाई देता है वह भाषिक अनुशासन से जुड़ा हुआ है, लिंग्विस्टिक्स डिसिप्लिन है वो। इस अनुशासन से जो बहुत कुछ भाषा विज्ञान और व्याकरण पर आधारित है। कुछ लोगों की दृष्टि में आलोचना के साथ न्याय नहीं हो रहा और ना हो सकता है, लेकिन शैली वैज्ञानिक आलोचना में प्रायः देखा गया है कि आलोचक काव्य की काव्यात्मकता को न खोजकर इन औजारों को खोजते हैं। वो ये खोजते हैं कि कैसे हम शैली वैज्ञानिक आलोचना की दृष्टि से किसी कृति का, किसी रचना का मूल्यांकन कर सके। उसमें काव्यात्मकता वो नहीं खोजते, बल्कि उन औजारों को खोजते हैं। वे सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि किस कविता में या किस कृति में हमें कौन से औजार मिलते हैं, इसलिए वह कविता कविता कहलाने की क्षमता रखती है। अगर आप कामायनी की बात करते हैं, उसमें अगर आप देखना चाहें शैली वैज्ञानिक, आप लोकायतन में देखना चाहें, आप किसी गद्य में, काव्य के बाद आप गद्य में की दृष्टि से भी आप उसकी समीक्षा कर सकते हैं, आप उसकी खोज कर सकते हैं, और खोज करते समय अभी तक जो जो तथ्य आपको बताए गए हैं, उन तथ्यों के आधार पर आप विश्लेषण और विवेचन को व्यक्त कर सकते हैं। क्या आप लोगों में से किसी का कोई टॉपिक है शैली वैज्ञानिक आलोचना, या किसी कृति की शैली वैज्ञानिक आलोचना आप लोगों में से कोई कर रहे हैं? जी नहीं मैम। किसी के रिसर्च टॉपिक से जुड़ा हुआ है? नहीं भी जुड़ा हुआ है तो आप हमेशा इन चारों प्रतिमानों को याद रखें, जो मैंने आपको विचलन, विपतन, समानांतरता और विरलता के रूप में बताया। इनके आधार पर आप भविष्य में अगर किसी को अगर आप शोध करने के बाद भी जरूरत पड़े, तो आप इन विषयों का चयन करके उसको बता सकते हैं और कार्य करा सकते हैं, और कार्य स्वयं भी संपादित कर सकते हैं। ठीक है बेटा? जी मैम। क्लियर है अभी तक जो बताया? जी मैम। थैंक यू। जी मैम। हाँ बेटा, आप दूसरा शुरू करते हैं, क्योंकि हम जब खत्म करेंगे तभी आशुतोष जी आपकी क्लास लेंगे कंटिन्यू। तो मैं अपना 2 टॉपिक मुझे और भी करना है, लेकिन एक टॉपिक में ये मुझे 2 क्लास लग जाएगी, क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। अगला जो टॉपिक है, और फिर बाद में आपका जो कंफ्यूजन होगा लास्ट क्लास में आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। अगला जो टॉपिक है आपके 6
सिंह गोरखपुर विश्वविद्यालय में थे, उन्होंने पाठालोचन पे बहुत काम किया है और उनकी 2 बहुत पतली पतली किताबें भी हैं, आप उनको ले लो, भारती से निकली हैं। और उसको उन्होंने पाठ अनुसंधान, क्योंकि माता प्रसाद गुप्त ने पाठ अनुसंधान, पाठ विज्ञान, है ना, तो ये तमाम रूपों में उन्होंने उसको संपादित करने की और बताने की कोशिश की है कि पाठालोचन कई रूपों में है और कई रूपों में कई लोगों ने उसको कई नामों से पुकारा भी है। क्या आप लोगों में से किसी का पाठालोचन पर कोई शोध कार्य है? जी नहीं, नहीं मैम। किसी का नहीं है, कोई बात नहीं बेटा, लेकिन पाठ्यक्रम में है तो आपको पढ़ना ही है। चलिए मैं बहुत सरल ढंग से आपको बताऊंगी, विषय बहुत निरस और दुरूह भी है, लेकिन बहुत सहजता से मैं बताऊंगी, जो आपको आशा है आपको समझ में आ जाएगा। पाठालोचन अगला विषय है, आप नोट कर लें। अब पाठालोचन है क्या? देखिए, प्राचीन जो हस्तलिखित प्रतियों के आधार पर, जो हमें बहुत पुरानी हाथ की लिखी हुई पांडुलिपियां मिलती हैं, ठीक है, उन्हीं को हस्तलिखित प्रतियों के आधार पर कवि के मूल पाठ का अनुसंधान ही पाठालोचन कहा जाता है। मैंने 2 लाइन में आपको बताया कि प्राचीन हस्तलिखित प्रतियों के आधार पर कवि के मूल पाठ का अनुसंधान ही पाठालोचन कहा जाता है। वासुदेव शरण अग्रवाल ने, माता प्रसाद गुप्त ने, हमारे काफी बड़े बड़े आलोचकों ने प्राचीन जो जैसे कि पृथ्वीराज रासो, विशलदेव रासो के मूल पाठ का अनुसंधान किया था। सूर सागर और पद्मावत जैसे ग्रंथों का, या तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के जो कांड हैं, कहीं बाल कांड, अयोध्या कांड, जहां जहां उनको मिले खुद का रूप में, उन सभी का उन्होंने रिसर्च किया और उसके विषय में अपने विचार व्यक्त किए। इसीलिए 2 लाइन में हम कह सकते हैं कि प्राचीन हस्तलिखित प्रतियों के आधार पर कवि के मूल पाठ, कभी कभी होता है ना कि टीका में उसके तमाम अर्थ बदल जाते हैं, कवि के मूल पाठ का अनुसंधान ही पाठालोचन कहा जाता है। कोई भी व्यक्ति जब किसी भी रचयिता की रचना को पाठक के सामने प्रस्तुत करता है तो उसका उद्देश्य रचयिता की मूल रचना को अधिक से अधिक सुंदर तथा रचयिता द्वारा अभिष्ट और प्रामाणिक रूप में प्रस्तुत करना होता है। कोई भी व्यक्ति जब किसी भी रचयिता की रचना को पाठक के सामने प्रस्तुत करता है, कोई भी व्यक्ति, वो व्यक्ति कौन होता है? आलोचक होता है। कोई भी व्यक्ति जब किसी भी रचयिता की रचना को पाठक के सामने प्रस्तुत करता है तो उसका उद्देश्य रचयिता की मूल रचना से अधिक सुंदर तथा जो रचयिता है उसका जो अभिष्ट है उसको प्रामाणिक रूप में प्रकट करना होता है। आज जब आप कामायनी पढ़ रहे होते, कामायनी पे तमाम लोगों ने टीका लिखी है। हम लोग ये भी पढ़ाते समय छायावाद के तमाम अर्थ आप देखते हैं कि एक ही कविता के कई अर्थ आप निकालते हैं, तो उसमें पाठ, मूल पाठ कहीं ना छूट जाए जो जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, उस पर विचार करना और उनके भावों और उनके मंतव्यों और उनके उद्देश्यों को ध्यान में रखकर जो विश्लेषण हो वही पाठालोचन की शर्त होती है। और इसीलिए इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक होता है कि जब किसी कवि की एक ही रचना के विभिन्न प्रतियों में विभिन्न पाठ प्राप्त हो जाएं, तो वह विभिन्न प्रतियों में उस मूल पाठ को
चुने जो विशेष पाठ है, इसलिए उसके उद्देश्य पे ध्यान देना होगा। पाठालोचन का उद्देश्य रचना के मूल पाठ को प्राप्त करना ही है। ध्यान देना, फिर से मैं बता रही हूं, पाठालोचन का उद्देश्य रचना के मूल पाठ को प्राप्त करना ही है। इस उद्देश्य से प्रेरित होकर कार्य करते समय पाठालोचक को प्रतिलिपि परंपरा से आए तथा लेखक से इतर उत्पन्न हुए तत्वों को अलग करना पड़ता है। तो जो भी पाठालोचक होगा वो रचना के मूल पाठ को प्राप्त करेगा, तभी वो उसका विश्लेषण होगा। अलग अलग अगर आपने देखा तो इसीलिए आपने देखा होगा, जब भी आप रिसर्च करते हैं, जब आप शोध कार्य में संलग्न है, लगे हुए हैं, तो आपको हमेशा प्राइमरी सोर्सेज ढूंढनी चाहिए। उसकी जो प्राथमिक सामग्री है वो ढूंढना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं से आपको कोटेशन नोट करना है तो किसी किताब से आपने नोट किया, वो कहीं और से लिया गया है, और जहां से नोट किया वो भी कहीं और से लिया गया है। आप जब शोध करने चले हैं, जब आप रिसर्च करने चले हैं, तो आप उस प्राइमरी सोर्सेज को ढूंढिए कि कहां से इसका उद्गम हो रहा है। और आप इसीलिए आपको लाइब्रेरी वर्क को करना चाहिए। जितनी आप लाइब्रेरीज में बैठेंगे, जितना बेटा आप पढ़ेंगे, उतना ही आपको वो प्राइमरी सोर्सेज मिलेंगे। तो आपको कभी किसी इंटरव्यू में, कभी किसी जगह आपको परेशानी नहीं होगी ये बताने में कि ये सोर्स मैंने यहां से लिया। जैसे एक छोटी सी बात है, हमारा लूशी गोल्डमान पे एमफिल है। लूशी गोल्डमान की कृति हिडन गार्ड और टुवर्ड्स द लिटरेचर ऑफ नॉवेल नहीं मिल रही थी, क्योंकि वह मूल फ्रांसीसी में थी। फ्रांसीसी से इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन हुआ, तो मुझे ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी जाना पड़ा, नेशनल लाइब्रेरी में उसकी प्रतियों को निकालना पड़ा, फिर उससे ट्रांसलेट करना पड़ा। तो आप अगर पाठालोचन करेंगे तो मूल प्रति भी तो देखनी पड़ती है, लेकिन मूल प्रति हमें मिलती ही नहीं है। और जब अप्राप्य है जो चीज, तो हमें अपने जो दूसरा उसका ट्रांसलेशन अनुदित कार्य है वहां से अपना अनुवाद करके कार्य को लेना पड़ता है। तो ये कहीं व्यवस्था है, लेकिन इन व्यवस्था के बावजूद भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी रेफरेंस किताब से आप बता दें कि ये हिडन गार्ड में है। हिडन गार्ड की हिंदी अव्यक्तेश्वर। तो आप ऐसा नहीं दिखा सकते कि मैंने यहां से आपने जहां से भी लिया है तो आप उसको कोट कीजिए, उद्धृत। आपको बताना होगा कि आपने अगर मूल प्रति नहीं प्राप्त की, आपने उसकी प्राइमरी सोर्सेज को नहीं देखा है, तो आप ये बताएं कि कहां से आपने उद्धृत किया है। तो वो आपका पूरी तरह से क्लेरिफाई हो जाता है कि आपने खोजा और इसकी मूल प्रति दूसरों को भी पता है कि नहीं मिल रही है, तो आपने वहां से लिया। लेकिन जब पाठालोचन की दृष्टि से, इसलिए अब पाठालोचन का उतना कार्य बहुत कम हो रहा है, नहीं एक के बराबर हो रहा है। रचना के मूल पाठ को प्राप्त करना ही उसका उद्देश्य है। तो पहली चीज, अगर हम पाठालोचन की दृष्टि से करेंगे तो अभी हमको पृथ्वीराज दासों का मूल पांडुलिपि ही नहीं मिलेगी। खोजते खोजते आप खोजते रहिए, तब फिर आपको कहीं जाके एक जगह मिल जाए शायद। तो आपको जब मूल पाठ ही नहीं मिलेगा तो आप कैसे कार्य आगे बढ़ाएंगे। इस संबंध में डॉक्टर विष्णु सीताराम सुकथाकर, नाम है डॉक्टर विष्णु सीताराम सुकथाकर का जो कथन है वो बहुत द्रष्टव्य है कि पाठालोचन कैसे करेंगे। वो कोटेशन आप एक बार नोट कर लें। उस कोटेशन को जरूर मैं आपको बताऊंगी, आप नोट कर लें। किसी रचना के मूल पाठ के साथ जुड़े हुए, किसी रचना के मूल पाठ के साथ जुड़े हुए ऐसे अंशों के संबंध में जो सभी प्रतियों में नहीं प्राप्त होते हैं। आप बेटा नोट कर रहे हो, नहीं तो मैं इनडायरेक्ट इस चीज से आपको समझा दूं। अगर
कर रही हूँ मैम। नोट कर लोगी ना तो ये रहेगा कि बाद में अपनी लैंग्वेज में इनडायरेक्ट आप कोटेशन को वो ना करके आप उसके भावार्थ को आप लिख सकते हैं, लेकिन एक बार कोटेशन आप उसको लिख लीजिए। हाँ, लिख लीजिए उसको। ये है विष्णु सीताराम सुकथाकर का कथन, बहुत अवलोकनीय है। किसी रचना के मूल पाठ के साथ जुड़े हुए ऐसे अंशों के संबंध में जो सभी प्रतियों में नहीं प्राप्त होते हैं, विचार करने का एक ही तर्कपूर्ण ढंग है कि वे अंश शेष पाठ से सावधानी पूर्वक अलग कर लिए जाने चाहिए और उन पर एक एक करके विचार करना चाहिए। ऐसे अंशों को मूल पाठ सिद्ध करने का दायित्व उस व्यक्ति पर होता है जो इन अंशों के मूल पाठ होने का दावा करता है। हाँ, मैं रिपीट करूंगी बेटा। हाँ बोलो, मैं रिपीट कर रही हूँ। फिर से मैं शुरू से बोल रही हूँ, क्योंकि ये लंबा है इसीलिए मैंने कहा मैं एक नहीं 2 बार रिपीट कर दूंगी, आपका छूटेगा नहीं कुछ। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। किसी रचना के मूल पाठ के साथ जुड़े हुए ऐसे अंशों के संबंध में जो सभी प्रतियों में नहीं प्राप्त होते हैं, विचार करने का एक ही तर्कपूर्ण ढंग है कि वे अंश शेष पाठ से सावधानी पूर्वक अलग कर लिए जाने चाहिए और उन पर एक एक करके विचार करना चाहिए। ऐसे अंशों को मूल पाठ सिद्ध करने का दायित्व उस व्यक्ति पर होता है जो इन अंशों के मूल पाठ होने का दावा करता है। हस्तलिखित प्रतियों का साक्ष्य स्पष्टतः उनके विरुद्ध है, फिर भी इतने मात्र से उनका प्रक्षिप्त होना प्रमाणित नहीं है। कारण यह है कि जुड़े हुए अंश का अधिकांश प्रतियों में न प्राप्त होना ही इस तथ्य का संपूर्ण प्रमाण नहीं है कि वे अंश प्रक्षिप्त हैं। फिर से मैं पढ़ रही हूँ। किसी रचना के मूल पाठ के साथ जुड़े हुए ऐसे अंशों के संबंध में जो सभी प्रतियों में नहीं प्राप्त होते हैं, विचार करने का एक ही तर्कपूर्ण ढंग है कि वे अंश शेष पाठ से सावधानी पूर्वक अलग कर लिए जाने चाहिए और उन पर एक एक करके विचार करना चाहिए। ऐसे अंशों को मूल पाठ सिद्ध करने का दायित्व उस व्यक्ति पर होता है जो इन अंशों के मूल पाठ होने का दावा करता है। हस्तलिखित प्रतियों का साक्ष्य स्पष्टतः उनके विरुद्ध है, फिर भी इतने मात्र से उनका प्रक्षिप्त होना प्रमाणित नहीं है। कारण यह है कि जुड़े हुए अंश का अधिकांश प्रतियों में न प्राप्त होना ही इस तथ्य का संपूर्ण प्रमाण नहीं है कि वे अंश प्रक्षिप्त हैं। स्पष्ट है बेटा? अब लिख लिए हो सब लोग? जी मैम। क्लियर है प्रतिमा? जी मैम। अब इस कोटेशन को अगर आप देखें तो आपको ये लगेगा कि जो मूल प्रति के लिए
प्रतियों, जो हस्तलिखित प्रतियां जब तक आपको नहीं मिलती, आपने देखा होगा हस्तांतरित होने पर एक ने लिखा, दूसरे ने लिखा, तीसरे ने, तो बहुत सारी चीज कबीर को ही अगर आपने कि कबीर के दोहे बार बार जो संग्रहित हुए या संकलित किए गए, उसमें बहुत सारा अंतर आ जाता है। जब आप कहते हैं तो कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं ये नहीं था, ये होना चाहिए। तो कहने का मतलब है मूल पाठ को बिना देखे, बिना अनुसंधान किए आप उसको जस्टिफाई नहीं कर पाते, आप उसके साथ न्याय नहीं कर सकते। इसलिए मूल पाठ के अनुसंधान के लिए उसको विभिन्न अनुभवी विद्वानों द्वारा विभिन्न सिद्धांतों से सहायता लेनी पड़ती है। इन मूल पाठ अनुसंधान संबंधी सिद्धांतों का अथवा मूल पाठ अनुसंधान संबंधी प्रक्रिया का जिस शास्त्र में विश्लेषण होता है, विवेचन होता है, वही पाठालोचन कहलाता है। पाठालोचन वर्तमान तथा प्राचीन दोनों प्रकार की रचनाओं का होता है। ऐसा नहीं कि मैंने अभी आपसे कहा कि पृथ्वीराज रासो या अमीर खुसरो या विशलदेव रासो, कुमार रासो या परमार रासो या मध्यकाल की रचनाएं जो हैं, सूरसागर या गोस्वामी तुलसीदास की रचनाएं या पद्मावत का ही पाठालोचन होगा। आधुनिक काल की भी रचनाओं को लेकर आप पाठालोचन कर सकते हैं। दोनों ही प्रकार की रचनाओं का होता है। पाठालोचक जो होता है वर्तमान लेखों की रचनाओं में से साधारण जो अशुद्धियां होती हैं, जो गलतियां होती हैं, उनको दूर करते हैं। यह कार्य भी पाठालोचन के अंतर्गत आता है। और कैसे दूर करते हैं ये मैं कुछ आपको अगली क्लास में उदाहरण दूंगी। कुछ आपको उदाहरण माता प्रसाद गुप्त ने जो किया, वासुदेव शरण अग्रवाल ने जैसे किया था, तो मैं उनकी कुछ कृतियों से उदाहरण के द्वारा उसकी पुष्टि भी करूंगी। अभी आप केवल सिद्धांत के तौर पे समझे कि है क्या, और भविष्य में अगर आप टीचर बनते हैं या जो भी आपकी तैयारी ऐसी हो कि जो आपने पढ़ा हो वो आपको याद रहे। मेरा बस इतना आशा है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी बात आप तक पहुंचे। इसीलिए मैं बता रही थी कि पाठालोचन जो होता है वो वर्तमान तथा प्राचीन दोनों प्रकार की कृतियों का कर सकते हैं, होता है। पाठालोचक वर्तमान लेखों की रचनाओं में से साधारण अशुद्धियों को तो दूर करते हैं। यह कार्य भी पाठालोचन के अंतर्गत आता है। लेकिन यदि यह अशुद्धियां ऐसी हुई कि उनका सुधार मूल में नहीं किया जा सकता, तो पाठालोचक उनको पाद टिप्पणियों में शुद्ध करता है। नीचे पूरे उसके फुटनोट्स में वह उसको शुद्ध करके लिखता है। प्राचीन जो ताम्रपत्र, शिलालेख, लौह स्तंभ इत्यादि पर जो खुदी हुई प्रशस्तियां होती थी, खुदी हुई प्रशस्तियां इत्यादि की प्रकृति के खंडित होने पर वो चीजें पूरी तरह से धूमिल हो जाती थी। आपको उसका सोर्स ही नहीं मिल पाता था। जो आप चाहते थे कि ताम्र पत्र पर लिखा है या शिलालेख पे लिखा है या लौह स्तंभ पर, वो धीरे धीरे खुदाई उदाई के कारण या तमाम इन्वेस्टिगेशंस के कारण वो धूमिल हो जाती थी। तो उनके पाठ को सुधार कर उन्हें पूर्ण करना भी पाठालोचक का दायित्व कहलाता है। तो ये समस्त जो कार्य होते हैं वो पाठालोचन के अंतर्गत आते हैं। शिलालेखों, ताम्रपत्रों इत्यादि के पाठों की समस्या साधारणतः पाठालोचन के अंतर्गत तो रहती ही है, किंतु यहाँ इसका प्रयोग हम एक संकुचित अर्थ में भी करने लगते हैं। इसी प्रकार से वर्तमान ग्रंथों का पाठालोचन भी इस शास्त्र के अंतर्गत आता तो नहीं, फिर भी वर्तमान रचयिताओं के ग्रंथों के जो तमाम संस्करण हैं उनका विवेचन और विश्लेषण, आप देखेंगे जितने संस्करण निकलते हैं, प्राय संस्करणों में भी कहीं न कहीं मूल पाठ से अलग तरह की गलतियां होती हैं।
उनका जो सुधार है वो भी पाठालोचक ही करता है। उदाहरण के लिए प्रसाद जी के आंसू काव्य तथा अजात शत्रु के दो दो संस्करण प्रकाशित हुए हैं, जिनमें पर्याप्त अंतर है। जब भी पाठालोचक इस चीज को देखता है कि एक ही कृति आंसू और अजात शत्रु दोनों प्रसाद जी का है और उसके दो दो संस्करण आपके सामने आते हैं, तो दोनों में अलग अलग से अंतर देखने को मिलता है। सामान्यतः जो नवीनतम संस्करण प्रामाणिक माना जाता है, किंतु कभी कभी दोनों संस्करण के सापेक्षिक महत्व का प्रश्न उठ सकता है और इसका निर्णय भी पाठालोचक को करना पड़ता है और करना होगा। इसलिए हम सब ये जानते हैं कि पाठालोचक का जो दायित्व है वो बहुत बढ़ता जा रहा है और निरंतर वो बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि समय समाप्त हो गया। इसके बाद फिर आपकी क्लास है बेटा, तो फिर मैं आप नेक्स्ट डे इसको फिर से रिपीट करके बताऊंगी। अभी तक पाठालोचन क्या है, पाठालोचक क्या करता है, मैं केवल सामान्य बातों पर अभी तक थी। कितना समझ में आया है?